नमस्कार दोस्तों, विनो स्टेनोग्राफी जोन में आपका स्वागत है, जहां पर आपको रोजाना स्टेनो डिक्टेशन दी जाती है। दोस्तों 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन बोला जाएगा एनसीईआरटी का, और इसे फ्लक्चुएट भी किया जाएगा। दोस्तों डिक्टेशन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में अवेलेबल कर दिया जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों व्हाट्सएप नंबर भी ऐड किए गए हैं, वहाँ से आप पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। और इसके अलावा डिक्टेशन अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। एक थी गवरिया गोरेया, और एक था गौरा नर गोरेया। दोनों एक दूजे के परम संगी, जहाँ जाते जब भी जाते साथ ही जाते, साथ हंसते साथ ही रोते, एक साथ खाते पीते एक साथ सोते। भिनसार होते ही खोंते से निकल पड़ते, दाना चुगने, और झटपटा होते ही खोंते में आ घुसते। थकान मिटाते और सारे दिन के देखे सुने में हिस्सेदारी बटाते। एक शाम गवरिया बोली, आदमी को देखते हो कैसे रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, कितना फबता है उन पर कपड़ा। खाक फबता है। गौरा तपाक से बोला, कपड़ा पहन लेने के बाद तो आदमी और बदसूरत लगने लगता है आज लटजीरा चुग गए हो। गवरिया बोल पड़ी, कपड़े पहन लेने के बाद आदमी की कुदरती खूबसूरती ढक जो जाती है। गौरा बोला, अब तू ही सोच, अभी तो मेरी सुघड़ काया का एक एक कटाव मेरे सामने है। रोवे रोवे की रंगत मेरी आंखों में चमक रही है। अब अगर तू मानुस की तरह खुद को सरापा ढक ले तो तेरी सारी खूबसूरती ओझल हो जाएगी कि नहीं। कपड़े केवल अच्छा लगने के लिए नहीं, गवरिया बोली, मौसम की मार से बचने के लिए भी पहनता है आदमी। तू समझती नहीं। गवरा हंसकर बोला, कपड़े पहन पहन कर जाड़ा गर्मी बरसात सहने की उनकी सकत भी जाती रही है, और इस कपड़े में बड़ा लफड़ा भी है। कपड़ा पहनते ही पहनने वाले की औकात पता चल जाती है। आदमी आदमी की हैसियत में भेद पैदा हो जाता है, फिर भी आदमी कपड़ा पहनने से बाज नहीं आता। गवरिया बोली, नित नए नए लिबास सिलवाता रहता है, यह निरा पोंगापन है। गौरा बोला, आदमी तो लिबास से फकत लाज ही नहीं ढकता, हाथ पैर जो चलने फिरने काम करने के वास्ते हैं, उन्हें भी दस्ताने और मोजे से ढक लेता है। सिर पर लटे हैं, उन्हें भी टोपी से ढक लेता है। अपन तो नंगे ही भले, उनके सिर पर टोपी कितनी अच्छी लगती है। गवरिया बोला, मेरा भी मन टोपी पहनने का करता है। टोपी तू पाएगी कहाँ से? गवरा बोला, टोपी तो आदमियों का राजा पहनता है। जानती है एक टोपी के लिए कितनों का टाट उलट जाता है। जरा सी चूक हुई नहीं कि टोपी उछलते देर नहीं लगती। अपनी टोपी सलामत रहे, इसी फिक्र में कितनों को टोपी पहनानी पड़ती है। मेरी मान तो तू इस चक्कर में पड़ ही मत। गवरा था तनिक समझदार, इसलिए शक्की, जबकि गवरिया भी जिद्दी और धुन की पक्की। ठान लिया सो ठान लिया, उसको ही जीवन का लक्ष्य मान लिया। कहा गया है जहाँ चाह वहीं राह है। मामूल के मुताबिक अगले दिन दोनों घुरे पर चुगने निकले। चुगते चुगते उस रुई का एक फाहा मिल गया। मिल गया। गवरिया
मारे खुशी के घुरे पर लौटने लगी। अरे क्या मिल गया रे? गवरे ने चिढ़ा कर पूछा। मिल गया, टोपी का जुगाड़ मिल गया। गवरिया ने गवरे के सामने रुई का फाहा धर दिया। तेरे जैसा ही एक बावरा और था, गवरा बोला। रास्ता चलते चलते उसे अचानक एक दिन पड़ा हुआ चाबुक मिल गया। चाबुक था बड़ा उम्दा और लचकदार, किसी घुड़सवार के हाथ से छूटकर गिर गया होगा। चाबुक हाथ लगते ही वह बावरा चीखने लगा। चाबुक तो मिल गया, बाकी बचा 3 घोड़ा, लगाम, जीन। अब ये तीनों तो रास्ते में पड़े मिलने से रहे। सब काम धंधा छोड़ वह बावरा ताउम्र यह रटता रहा। बाकी बचा 3 घोड़ा, लगाम, जीन। गवरा उसे समझाते हुए बोला, इस रुई के फाहे से लेकर टोपी तक का सफ़र तुझे कुछ अता पता है? बस देखते जाओ अब कैसे बनती है टोपी। गवरिया रुई का फाहा लिए एक धुनिया के पास चली गई और बड़े मनोहार से बोली, दुनिया भैया, इस रुई के फाहे को धुन दो। दुनिया बेचारा बूढ़ा था, जाड़े का मौसम था। उसके तन पर वर्षों पुरानी तार तार हो चुकी एक मिर्जई पड़ी हुई थी। वह कांपते हुए बोला, तू जाती है कि नहीं? देखती नहीं, अभी मुझे राजा जी के लिए रजाई बनानी है। एक तो यहाँ का राजा ऐसा है जो चाम का दाम चलाता है, ऊपर से तू आ गई फोकट की रुई धुनवाने। उज्र न करो भैया। गवरिया बोली, मैं तुम्हें पूरी उजरत दूंगी, इसे धुन दो भैया। आधा तू ले ले, आधा मैं ले लूँगी। दुनिया को अपनी ज़िंदगी में आज तक इतनी खरी मजूरी कभी न मिली थी। 16 आने में 8 आने मजूरी तो इसके लिए सपना थी। वह झट तैयार हो गया। घर चौं उसकी तांती बज उठी। उसने बड़े मन से रुई धुनी। लो इसे। उसमें से आधा धुनिये ने ले लिया और आधा गवरिया ने। इससे उत्साहित गवरिया एक कोरी के यहाँ गए और कहने लगे, कोरी भैया, इस धुनी रुई से सूत काट दो। कोरी की कमर झुकी हुई थी। उसने बदन पर धज्जी हो चुका एक दुस्सा डाल रखा था। वह बड़ी अनिच्छा से बोला, तुम लोग यहाँ से भागते हो कि नहीं? देखते नहीं, अभी मुझे राजा जी के अचकन के लिए सूत काटने हैं। मुझे फुर्सत नहीं मुफ्त में मल्लार गाने की। भैया, इस मुल्क में सब काम क्या राजा जी के लिए ही होता है? गवरिया अचरज से बोली, तू किस मुल्क से आई है? कोरी ने उसे भर आँख देखा। जानती नहीं यहाँ का चलन। खट मरे बरदा, बैठा खाए तुरंग। यहाँ सब काम राजा जी के नाम पर और राजा जी के लिए होता है। राजा जी के लगुए मगुए भी तो बहुत हैं, इसी में उनका भी काम होता है। मुकरो मत भैया, हम तुम्हें माकूल मुआवजा देंगे। गवरिया बोल पड़ी, इसे काट दो। आधा तुम ले लो, आधा मैं ले लूँगी। कोरी भी तैयार हो गया। इतनी वाजिब मजूरी पर काम न करना मूर्खता होती। तन तन करके उसकी तकली चरखी
ताताथैया करने लगी। काफ़ी महीन और लच्छेदार सूत काट दिए उसने। कदम कदम पर मिलते कामगारों के सहयोग से गवरिया को आगे बढ़ने पर उकसा दिया। इसके बाद वे दोनों एक बुनकर के पास गए और इसरार करने लगे, बुनकर भैया, इस कते सूत से कपड़ा बुन दो। बुनकर इन्हें अगबग होकर देखने लगा। हटते हो कि नहीं यहाँ से? देखते नहीं, अभी मुझे राजा जी के लिए बागा बुनना है। अभी थोड़ी देर बाद ही राजा जी के कारिंदे हाजिर हो जाएंगे। साव करे भाव तो चबाव करे चाकर। इतना कहकर बुनकर अपने काम में मशगूल हो गया। इसे बुन दे भैया, गवरिया ने साहस संजोकर कहा। हम सेंत मैत का काम नहीं करवाते। इसे बुन दे और आधा तू ले ले, आधा हम ले लेंगे। बुनकर ने देखा कि सौदा बुरा नहीं है। वह तैयार हो गया। सूत अपनी ओर खींचकर ताना बाना पसार दिया। उसका करघा चलने लगा, डरकी डुलकने लगी। थोड़ी ही देर में उसने काफ़ी गफश और दबीज कपड़ा बुन दिया। आधा उसने ले लिया और आधा इन्होंने। समाप्त। दोस्तों, ये चैप्टर बड़ा है तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसका अगला पार्ट जो है अगले डिक्टेशन में दिया जाएगा दोस्तों, और अच्छे से लिखें। स्टार्टिंग में मैंने 98 रखा है पहले मिनट पे, उसके बाद नेक्स्ट मिनट में मैंने 103 से 104 किया है, एंड देन उसके बाद में तकरीबन 102, 103, 102, 103 रखा है मैंने, एंड लास्ट में मैंने लास्ट के 2 मिनट जो है वो 100 पे रखी है। तो ओवरऑल 101 की स्पीड में मानता हूँ। आप चाहे इसे काउंट कर सकते हैं, किसी भी तरह से आप काउंट कर सकते हैं। थोड़ा सा फ्लक्चुएशन करना ज़रूरी होता है। काफ़ी दोस्त मुझे कमेंट कर रहे हैं कि आप 100 ही रखें स्पीड, लेकिन दोस्तों 100 रखना ही एक उचित सिलेक्शन नहीं होगा। आपको ही पता है, मुझे पता है कि फ्लक्चुएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वहाँ पर हर एक वर्ड का एक रेशियो निकल के डिक्टेशन बनाई जाती है, एक अच्छे लेवल पर डिक्टेशन बनाई जाती है दोस्तों। तो उसके अकॉर्डिंग आपको फ्लक्चुएशन ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि आपको 90 नहीं लिखना चाहिए, 90 भी लिखना चाहिए दोस्तों, और 95 भी लिखना चाहिए, और 100 और 100, 110, 110, 105 भी आपको लिखना है। तो अगर आपको अच्छा लगे डिक्टेशन तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब तो आप कर ही रहे हैं साथ ही, और अगर नहीं लगे अच्छा तो प्लीज़ आप ना लिखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। मैं जो मेहनत करता हूँ वो मैंने अपना स्टडी के मटेरियल के अकॉर्डिंग मैं मेहनत करता हूँ, सभी को वही गाइडेंस करता हूँ दोस्तों। मैंने जो किया है वही मैं सबको बताता हूँ। तो फ्लक्चुएशन करना बहुत ज़रूरी है, इसको आप ध्यान रखें। तो ठीक है दोस्तों, आज का डिक्टेशन यही समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छा जो भी है इसका अगला पार्ट वो आपको देंगे। और 9th की क्लास की जो डिक्टेशन है एनसीईआरटी की वो भी बनाई जाएगी दोस्तों, उसकी डिमांड काफ़ी हो रही है। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद।